हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपको 16 चैप्टर करवा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये आपका हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान है। ठीक है, इसका कोड है इग्नू का। इग्नू के बीए सब्जेक्ट से ये रिलेटेड है, BHDE 106 या फिर इसका कोड है EHD 06। ठीक है, लास्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं 10 सालों में वो सारे हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये 16 चैप्टर है। इसका भी फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और आज हम इसके आगे का करने वाले हैं। तो इसका 2 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनकी वजह से हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा किन किन कारणों से है, उनके आपको कारण बताने हैं कि हम हिंदी को संपर्क भाषा क्यों कहते हैं। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपर्क भाषा हिंदी के प्रसार में राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक कारण क्या क्या है। ठीक है, इन कारणों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं और व्यापारिक कारण क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मध्यकाल से जिस भाषा का यूज होता आया है संपर्क भाषा के रूप में, ठीक है, वह हिंदी थी। जो हमारे मध्यकाल से स्टार्ट हो गई थी हिंदी भाषा संपर्क के लिए, बातचीत के लिए, वो कौन सी भाषा थी? वो हिंदी भाषा थी। हिंदी भाषा की स्टार्टिंग जो है मध्यकाल से हो गई थी संपर्क के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद से यह कार्य लगातार हिंदी में ही संपन्न होता रहा है। संपर्क भाषा के रूप में लंबे समय से प्रयुक्त होने के कारण इसके अनेक रूप भी विकसित हुए हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे रूप विकसित हुए हैं क्योंकि ये हिंदी भाषा के रूप में यूज होती रही है। एक लंबे समय से, मध्यकाल से ही इसका इस्तेमाल हिंदी को किसके रूप में किया जाता रहा है? संपर्क भाषा के रूप में। ठीक है, व्यापक रूप से हिंदी भाषा का यूज होने के कारण हिंदी में बोलीगत रूपों की पर्याप्त विविधता तो थी ही, क्योंकि हिंदी का यूज काफी मात्रा में होता था तो इसमें पर्याप्त रूप से इसकी विविधता भी देखने को मिलती रही है। अन्य और भी लोगों के लगातार संपर्क में आने के कारण तथा उसके संपर्क की भाषा का माध्यम बनने के कारण हिंदी में कई क्षेत्रीय विविधताएं भी उभरकर सामने आई हैं। ठीक है, हिंदी में बहुत सारी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं वो भी उभर कर सामने आई हैं। फिर भी हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही है। यहाँ की अनेक भाषाएं समृद्ध साहित्य परंपरा से संपन्न हैं। जबकि आप ये कह सकते हो कि अगर साहित्य के हिसाब से हम देखें तो और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन संपर्क के रूप में फिर भी हिंदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण से क्या मतलब है कि जैसे अफगानिस्तान और तुर्की से आए मुस्लिम विजेताओं ने जब भारत में अपना शासन स्थापित किया था, जब कुछ लोग जो अफगानिस्तान से आए थे और तुर्की से जो वहाँ के मुसलमान थे वो भारत में आए, उन्होंने भारत में अपना शासन जब इन्होंने स्थापित किया है तो वे हिंदी प्रदेश में ही बसे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हमारा हिंदी प्रदेश है, जहाँ के लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं, तो वो यहाँ पर आके बसे हैं, इसलिए उनका हिंदी जानना जरूरी हो गया था। यहाँ पर दिल्ली और आगरा उनके शासन की राजधानियां थी। उन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने शासन की राजधानियां बनाया था। इस कारण इस क्षेत्र की भाषा को देश भर में प्रसार का अवसर मिला। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। आप ये याद रखेंगे कि जो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वो फारसी थी। लेकिन जिस प्रदेश में उनका शासन विस्तार था, जहां जहां इनका शासन विस्तार था और जिन लोगों पर उन्हें शासन करना था, उनकी भाषा से फारसी का आदान प्रदान
कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी तो भाषा क्या थी, फारसी थी, और हमारे यहाँ वो लोग आए थे तो हमारी भाषा क्या थी, हमारी भाषा हिंदी थी। प्रचार और भू व्यवस्था, सेना आदि से संबंधित कार्यों में कर्मचारियों से और जन सामान्य से संपर्क के लिए उन्हें हिंदी देसी भाषा की मदद लेनी पड़ी थी। ठीक है, कि यहाँ पर जो इंडिया में रहने वाले लोग थे और जिन लोगों से उन्हें काम करवाना था, जैसे कि कर्मचारी हो गए, जन सामान्य हो गए, और जिनसे उन्हें काम लेना, जैसे प्रशासन और भू व्यवस्था, जो लोग भूमि की व्यवस्था देखा करते थे, सेना से संबंधित जो लोग थे, इन सभी से उन्हें अपने काम करवाने थे और जन सामान्य से उन्हें संपर्क बनाना था। इसके लिए उन्हें हिंदी जानना आवश्यक था, उन्हें हिंदी की मदद लेनी पड़ी थी। हिंदी एक तरह से सहभाषा के रूप में लगातार प्रयुक्त होती रही है। ठीक है, तो हिंदी का यूज तब क्या होता था, एक सहभाषा के रूप में हुआ करता था। इस तरह अरबी फारसी की शब्दावली और हिंदी के व्याकरण का मेल हुआ। यह मेल ही आगे चलकर रेखता और उर्दू के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, ये किसके रूप में विकसित हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये रेखता और उर्दू के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, जब मुस्लिम समाज का विस्तार हुआ, जब मुस्लिम समाज का विस्तार हुआ है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, तो इस क्षेत्र की बोली का भी व्यापक प्रसार हुआ है। सुदूर दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार के साथ हिंदी प्रदेश के सैनिक, प्रशासनिक, कर्मचारी, कलाकार, रचनाकार आदि भी यहाँ जो रचनाकार थे, कलाकार थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो भी वहां तक पहुंचे और इस भाषा के वहां भी भाषाओं से मेलजोल के परिणाम स्वरूप दक्कन हिंदी का विकास हुआ। इन सारी भाषाओं को मिलकर क्या हुआ, एक नई भाषा निकल कर आई जिसका नाम था दक्कन हिंदी। ठीक है, धीरे धीरे इस दक्कन हिंदी का प्रचार आंध्र, कर्नाटक और अतिरिक्त महाराष्ट्र, तमिल और गुजरात आदि में हुआ। ठीक है, इस दक्कन जो भाषा थी, जो दक्कन हिंदी थी, यह कहाँ कहाँ फैली, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात तक ये फैल गई, इसका विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में हिंदी का प्रचलन काफी हुआ। ये जो हिंदी थी वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फैली। अधिकांश राजाओं ने इसे राजभाषा के रूप में लागू किया। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने ये दक्कन हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में लागू किया या अपनाया। पेशवा, होलकर, सिंधिया और इन लोगों ने हिंदी को ही राजभाषा अपनी बना लिया। आगे चलकर ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी राजभाषा के होने के बावजूद हिंदुस्तानी का प्रयोग हुआ। ये हिंदी जो थी, आगे चल के क्या, जब ब्रिटिश आ गए, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए हैं, तो इन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी अपनी राजभाषा इन्होंने बनाई है। इन्होंने अपनी इनके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में जिनकी राजभाषा क्या थी, वो अंग्रेजी थी। लेकिन इनके सामने वही समस्या थी, क्योंकि ये इंडिया में आकर बसे थे, तो हमारे देश में लोग हिंदी जानते थे या संस्कृत जानते थे उस समय, तो इन्हें भी हिंदी की मदद लेनी पड़ी, जिसे इन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया। आजादी के बाद हिंदी में संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, और आजादी के बाद क्या हुआ, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किए जाने के लिए हिंदी प्रशासनिक संपर्क की भाषा बनने लगी। ठीक है, इसको राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी को स्वीकार करने की बात हुई, और इसके बाद क्या हुआ, हिंदी जो थी वो प्रशासनिक संपर्क की भाषा बनने लगी। केंद्र सरकार नौकरियों तथा अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं के लिए हिंदी का कार्य साधक अपेक्षित है, क्योंकि जो भी सरकारी कामकाज होते हैं उनके लिए
वो भी सारे काम हिंदी में होते हैं, इसलिए हिंदी का जानना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी को यहाँ पर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जितने भी गवर्नमेंट काम है, सरकारी नौकरियां हैं या अखिल भारतीय स्तर पर जो भी सेवाएं हैं, उनके सारे कार्य हिंदी में होते हैं। आज के भूमंडलीकरण की दौर में अंग्रेजी का बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन हिंदी जनसामान्य में अभी भी प्रचलित है और संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। आपको पता है इंग्लिश के हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हिंदी आज भी संपर्क की भाषा बनी हुई है। जनसामान्य की संपर्क की भाषा हिंदी ही आज भी बनी हुई है। दूसरा पॉइंट है कि व्यापार प्रसार। अब व्यापार को फैलाने में हिंदी का कैसे योगदान है, ठीक है। तो हिंदी का प्रसार देश में सबसे अधिक है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हिंदी का प्रसार देश में सबसे अधिक है। भारत के एक बड़े भूभाग में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के अन्य राज्यों में भी इसकी बोलने वाले लोग रहते हैं। इन राज्यों जो हम बताए गए यहाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों का बोलबाला है, वो वहाँ पर रहते हैं। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भारतीय भाषा है जिसे बड़ी संख्या में बोलने वाले भारत के बाहर भी पाए जाते हैं। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से बाहर ही भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के आंकड़ों के अनुसार बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का स्थान विश्व में भाषाओं में दूसरा है, ठीक है। हिंदी का जो स्थान है वो विश्व में दूसरा स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान विश्व में हिंदी को मिला है भाषाओं में। इस तरह भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपना काम आसानी से चला सकता है। देश के विभिन्न भागों में लोग अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी आसानी से समझते बोलते हैं। यदि दुभाषी लोगों का सर्वेक्षण किया जाए तो ऐसे लोगों की संख्या अधिक मिलेगी जो हिंदी तथा दूसरी कोई भारतीय भाषा जानते हो। उन लोगों के जो हिंदी से भिन्न दो भारतीय भाषाएं जानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत सारे लोगों की मिल जाएगी, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि अलग बहुत सारी भाषाएं हैं, तो लोग लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी को भी जानते हैं। वो लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी आसानी से बोल और समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में सरलता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपको हेडिंग जरूर याद रखनी है, सीखने में सरलता के कारण। इसको अच्छे से आप हेडिंग को हाईलाइट करिएगा, ठीक है। कोई भी भाषा जन सामान्य में तभी संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर सकती है जब उसे सीखने में बहुत कठिनाई ना हो, ठीक है। जन सामान्य की भाषा कौन सी भाषा बन सकती है? जब एक ऐसी भाषा हो जिसे कि सभी लोग आसानी से सीख सकें और समझ सकें। हिंदी अब इसी गुण के कारण, और हिंदी का यही गुण है कि लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं, तो इसी गुण के कारण लंबे समय से अखिल भारतीय संपर्क भाषा का काम करती रही है। भारोपीय परिवार की अन्य भारतीय भाषाओं में इसकी निकटता रूप तथा शब्द दोनों स्तरों पर है। इसके व्याकरणीय रूप अन्य भाषाओं की तुलना में है। इसकी जो ध्वनियां हैं सुनिश्चित हैं। हिंदी की जो ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? वो सुनिश्चित हैं।
अन्य भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले इसे आसानी से सीख ही लेते हैं। दक्षिण भाषाई बोलने वाले, जो दक्षिण भाषाएं बोलते हैं, दक्षिण भाषाएं बोलने वाले लोग भी थोड़ी से प्रयास से इसे सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अब इसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या हो सकते हैं? सांस्कृतिक सामाजिक तत्व भाषा के प्रसार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है वो भाषा के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक कार्यकलाप का संबंध समाज के किसी विशेष तक सीमित न रहकर उसके सभी वर्गों और अंगों में व्याप्त होता है। ठीक है, जो सांस्कृतिक कार्यकलाप होते हैं उनका संबंध समाज के किसी विशेष तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों में ये व्याप्त होता है। भारतीय भाषा में पनपने वाले धर्म और दर्शन किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी व्याप्ति अखिल भारतीय स्तर पर हुई है। ठीक है, जो भी भारतीय भाषाएं जो विकसित हुई हैं, जो पनपी हैं किसी धर्म के माध्यम से, धर्म और दर्शन के माध्यम से, वो सीमित नहीं रही हैं। ठीक है, किसी एक क्षेत्र तक वो सीमित नहीं रही हैं, बल्कि उनको जो व्यापक रूप से ये फैली हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ था वो सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, किसी एक चीज पर सीमित नहीं है। इन अखिल भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परिदृश्य का भी हिंदी भाषा को संपर्क भाषा बनाने में खासा योगदान रहा है। दक्षिण में आए, जो दक्षिण से कुछ संत आए हैं हमारे यहाँ, दक्षिण से आए संतों रामानंद और वल्लभाचार्य ने क्रमांश काशी और ब्रज प्रदेश में अपने शिष्य परंपरा स्थापित की थी। ठीक है, जो रामानंद थे और वल्लभाचार्य थे, इन्होंने काशी और ब्रज प्रदेश में अपनी शिष्य परंपरा को स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त सूफी साधकों की परंपरा से भी ये क्षेत्र जुड़े रहे हैं। फकीरों, संतों, दरवेशों आदि के माध्यम से दक्षिण क्षेत्रों में हिंदी का प्रसार हुआ है। ऐसे भी विभिन्न भाषी प्रांतों का हिंदी क्षेत्र से निरंतर संपर्क रहा है और हिंदी भाषा संपर्क का माध्यम बनती रही है। मराठी के नामदेव, रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ तथा केरल के राजा राम वर्मा आदि ने हिंदी में कविताएं लिखी हैं। इस तरह हिंदी बहुत समय से देश के विभिन्न भागों के रचनाकारों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। आधुनिक युग में भी इसकी भूमिका इस तरह की ही रही है। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर, भानु सिंह नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाती रही हैं या लिखी गई हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले समाज सुधारकों तथा नेताओं में राजा राम मोहन रॉय, केशवचंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, तिलक, रानाडे, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि ने हिंदी के अखिल भारतीय प्रयोग के महत्व को समझाया और लोगों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित भी किया है। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भारतीय जन सामान्य की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और पूर्ति का माध्यम भी बनी है।
अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट है आपका शास्त्रीय संगीत। ठीक है, अब शास्त्रीय संगीत ने किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार किया है, किस तरह से ये संपर्क की भाषा में इसकी मदद रही है भारतीय संगीत की। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के एक अन्य बड़े व्यापक क्षेत्र में हिंदी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संगीत का क्षेत्र मध्यकाल के संतों ने न केवल भक्ति की रसमयी धारा से जनता के मुरझाए मनों को खींचा, बल्कि उन्होंने कविता और संगीत का अद्भुत मेल भी स्थापित किया। इस तरह भारतीय सांस्कृतिक जीवन में विशेष रूप से हिंदुस्तानी संगीत और कथा जैसे नृत्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में हिंदी का अद्भुत महत्व रहा है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भी हिंदी ने अपनी जगह बनाई है, इसने अपने प्रचार प्रसार का काम किया है, ये संपर्क की भाषा बनी है। सिनेमा जगत का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। सिनेमा आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में जिस भाषा में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं तथा जिस भाषा की फिल्में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वह भाषा हिंदी ही है। देश के कोने कोने में हिंदी की फिल्मों का प्रदर्शन होता है। फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देकर उसे लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंचार का माध्यम। अब जनसंचार का माध्यम, फिल्मों के अलावा जनसंचार माध्यमों ने भी न केवल हिंदी पत्र पत्रिकाओं की संख्या सभी भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं से अधिक है, बल्कि अधिकांश हिंदीतर क्षेत्रों से हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। अब हिंदी जितनी भी आप मैगजीन देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा हिंदी की ही आपको मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक्स मिलेंगी। तो इन्होंने भी जो हमारी पत्रिकाएं हैं, पत्र है, इन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी का नाम आप सभी सुना होगा, आप सभी रेडियो सुनते होंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन दो चैनल ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने राष्ट्रीय प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही करता है। ठीक है, जो आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, ये अपने जो भी राष्ट्रीय इनके प्रसारण होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में ही ये करते हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय दिल्ली में स्थित है। जो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है और उसकी प्रमुख भाषा हिंदी है। इसकी मुख्य भाषा क्या है? इसकी मुख्य भाषा इसकी हिंदी है। आजकल टेलीविजन भी अपने कार्यक्रमों के जरिए हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक कारण। अब इसके व्यापारिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? मध्यकाल में आगरा व्यापार का बड़ा केंद्र था। ठीक है, मध्यकाल में जो आगरा था वो व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। मुगल शासकों की राजधानी होने के कारण व्यापार की मंडी के रूप में आगरा का और अधिक विकास हुआ है। ठीक है, आगरा का और अधिक विकास किसके रूप में हुआ है? व्यापार की मंडी के कारण, क्योंकि ये मुगलों की राजधानी थी आगरा में। परिणाम स्वरूप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से व्यापारी और पूंजीपति वर्ग का वहां आवागमन का संपर्क रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग अन्य क्षेत्रों में जा बसे और अपनी बोली उन क्षेत्रों में पहुंचाई। जिसके अलावा हिंदीतर क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में हिंदी क्षेत्र के अनेक कारीगर और श्रमिक लोगों के रोजगार
पाया या लोगों को रोजगार दिया और भाषिक आदान प्रदान में योगदान भी इन्होंने दिया है। तो व्यापार के माध्यम से भी हम अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस तभी कर पाएंगे जब आप दूसरे की भाषा को समझ सकें और अपनी भाषा, अपनी बातचीत को उस तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए भी आपको एक ऐसी कॉमन भाषा की जरूरत होगी जो कि संपर्की भाषा बन सके। तो हमारे यहाँ इसका योगदान दिया है हिंदी ने। तो हिंदी हमारे यहाँ इस तरह संपर्की भाषा बनी है। आज भी अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार और उद्योग जगत में हिंदी की वैसी ही स्थिति बनी हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो हमारे पूरे देश में हिंदी जो है, हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार में भी बनी हुई है और हिंदी संपर्की भाषा बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपसे पूछा गया है कि हिंदी के संदर्भ में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हिंदी के संदर्भ में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में आपसे संबंध पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा से आप सब क्या समझते हैं और संपर्क भाषा से आप क्या समझते हैं, या इसका क्या संबंध है। ठीक है, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वस्तुतः किसी देश की उस भाषा से है जिसका प्रसार देश में व्यापक स्तर पर हो। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा से क्या मतलब है, एक ऐसी भाषा जो कि पूरे देश में जिसका व्यापक प्रसार हो। ठीक है, ये व्यापक रूप से पूरे देश में फैली हो, उसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। आप सिंपल शब्दों में याद रखिए कि आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रभाषा से मतलब है कि एक ऐसी भाषा जिसका कि पूरे देश में प्रसार हो, जो पूरे देश में फैली हुई हो, तथा जो देश को राष्ट्रीय एकता अथवा भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि जो सब जन सामान्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हो, अर्थात वह देश में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और उसकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हो, साथ ही वह राष्ट्र की एकता की प्रतीक हो। जिस देश में बहुभाषिता नहीं है, वह राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अलग से विचार करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाएं नहीं है, जिस देश में बहुभाषाएं नहीं है और वहाँ एक ही भाषा है, तो ये खास बात नहीं है कि उसमें किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक है, तो हमारे देश में जो कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हिंदी को हमारे यहाँ एक राष्ट्रभाषा बनाया गया है। लेकिन बहुभाषी देश में स्थित विभिन्नता होती है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ विभिन्नता होती है। वहाँ अनेक भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करने वाली भाषा ही व्यापक स्तर पर प्रचलित भाषा होती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कि एक कॉमन भाषा सबको जोड़ सके, एक ऐसी भाषा ताकि लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ एक ऐसी भाषा भी होनी चाहिए जिसे हर एक व्यक्ति समझ सके और बोल सके। इस भाषा को बहुसंख्यक लोग समझते बोलते हों, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते भी हों और उसे समझते भी हों, यही राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो सकती है। और एक ऐसी भाषा पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में सक्षम हो सकती है। इस दृष्टि से किसी देश की संपर्क भाषा ही आमतौर पर वहाँ की राष्ट्रभाषा हुआ करती है। इसलिए कई बार राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को एक दूसरे का पर्याय भी समझ लिया जाता है।
सांस्कृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र में यह कार्य किसी स्वदेशी भाषा को ही सौंपा जाता है। राष्ट्रभाषा भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने का प्रश्न राष्ट्रीय आत्मसम्मान के प्रश्न से भी जुड़ा होता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में विदेशी भाषा को स्वीकार करने का मतलब होता है देश की अपनी किसी भाषा में इतनी क्षमता न होना कि वह राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की प्रतिनिधि भाषा बन सके। कोई भी स्वाभिमानी और संपन्न भाषाओं से समृद्ध देश भाषिक दास्ता को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यही कारण है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने और जन सामान्य में आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना के विकास के लिए स्वभाषा की उन्नति की मांग की गई थी। क्योंकि यहाँ पर जब ये आंदोलन हमारे यहाँ हुआ है तब एक ऐसी भाषा की मांग की गई थी जो कि लोगों को अपनी लैंग्वेज लगे, जो कि जिसे लोग जान सकें, समझ सकें, बोल सकें। ठीक है, तो इसलिए इसकी मांग की गई थी। उस समय सभी नेताओं ने समान रूप से यह स्वीकार किया था कि भारत की अनेक भाषाओं में से हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रानाडे, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी आदि सभी में इस बात को लेकर सभी ने इसे स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, सुमित कुमार चटर्जी जैसे भाषाविद भी इसे भारतीय एकता और राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप मानते रहे हैं। उन्होंने भी इसे भारत की एकता और राष्ट्रीयता का एक प्रतीक माना है। लेकिन आगे चलकर राजनीतिक हितों में टकराव हुआ। तमिलनाडु में राजाजी की हिंदी समर्थक नीति का विरोध हुआ। यद्यपि हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर लोग बंटने लगे और हिंदी को शिक्षण की व्यवस्था को वहां की सरकार ने लागू नहीं किया। कुछ मतभेद होने के कारण हिंदी को सब जगह लागू नहीं किया गया। लेकिन वहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय अथवा ऐसे ही अन्य संस्थाओं के माध्यम से हिंदी पढ़ते हैं। जो ऐसी जगह है जहाँ हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया है, जैसे तमिलनाडु है। ठीक है, पहले भी हम क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं। तो जहाँ हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया है वहां भी लोग हिंदी को अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं। व्यापार की जरूरतों के लिए हिंदी का इस्तेमाल होता है। फिल्म उद्योग के क्षेत्र में हर स्तर पर व्यापक रूप से हिंदी प्रयुक्त होती है। मद्रास में हिंदी फिल्म स्टूडियो है। वहां अभिनेता अभिनेत्रियां हिंदी फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय ख्याति पाते हैं। हिंदी फिल्में तथा टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम लोकप्रिय हैं। राजनीतिक कारणों से उत्पन्न इस विरोध ने भारत में भाषा के प्रश्न को एक समस्या के रूप में का रूप दे दिया है। परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि व्यापारिक जीवन में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होने के कारण और संवैधानिक स्तर पर राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बावजूद भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को लेकर तरह तरह के विरोध समय समय पर उठते रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये राष्ट्रभाषा है, इसके लिए समय समय पर लोगों ने विरोध भी किया है।
तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।